नमस्कार। और एक बार फिर से आपका स्वागत है धारी देवी माँ क्लासेस में। देखिए साथियों, जो हम आज बात करने जा रहे हैं, जिस वीडियो पे मैं आज बात कर रहा हूँ, वो है आपका प्रयागराज में जो लेक्चर केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है, उसके थोड़े क्वेश्चन पेपर को हम थोड़ा डिस्कस करें कि क्वेश्चनों का नेचर कैसा है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जो कि हमारे उत्तराखंड प्रवक्ता रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन में मैच हो सकते हैं। तो पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है और थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा जनरल आइडिया भी आ जाएगा। और आप भी पूरी वीडियो को देखिए अंत तक, और कैसे प्रश्न इसमें आ रखे हैं तो उनकी डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे। तो प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले तो जो पहला प्रश्न आपका वो है टिंडल प्रभाव से। तो टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटा नहीं होता है और प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तन सूचकांक परिमाण में बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ना तो एक और ना ही दूसरा, केवल एक या केवल दूसरा या एक और दो, दोनों ही। तो टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटा नहीं होता है। तो प्रक्षिप्त कण और प्रक्षेपण माध्यम आपने पढ़ा है, इसके बारे में दो कैटेगरी होती है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, जिसमें एक विलेय की तरह काम करता है और एक विलायक के कारण है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें आप टिंडल इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, जो कि टिंडल यानी आपका भौतिक रसायन से ये क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव से संबंध है। तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो जो लगभग सही है वो है प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटा नहीं होता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, HI के एक नमूने को 253, दूसरा प्रश्न देखें हम, गैसीय HI के एक नमूने 253 और NM तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा विकिरणित किया गया, जिसमें पाया गया कि 307 जूल ऊर्जा से HI के 1.30 से गुणा 10⁻³ मोल का अपघटन हुआ है। HI के वियोजन के लिए क्वांटम यील्ड की उपलब्धि क्या होगी? तो इसमें आपको डिकम्पोजिशन के जरिए HI के मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है कि कितनी उपलब्धि उसकी प्राप्त हुई है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड आप इसको लैम्डा एम HC/λ से आप इसको निकाल सकते हैं, HC/λ से। तो इसमें आपकी यील्ड की मात्रा निकाली जाती है, वो आपने देखा ही है। तीसरा प्रश्न जो है आपका है, तो राउल्ट ने जो दिए थे, राउल्ट के नियमानुसार निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नगण्य विचलन दर्शाता है, यानी आदर्श विलयन के रूप में सबसे कम व्यवहार दर्शाता है। तो यानी ये क्वेश्चन जो है आपका, ये कक्षा 12 में आपने अगर विलियन चैप्टर अगर आपको याद है तो विलियन चैप्टर में ये आया हुआ था, और उसका मैं आपको कक्षा 12 का ही अगर मैं आपको दिखाऊं, आदर्श होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, ब्रोमेथेन और क्लोरेथेन तथा बेंजीन और टॉलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जो लास्ट वाला ये दिख रहा है, बेंजीन और टॉलिन, ये एग्जाम्पल हमारा मिल रहा है उस क्वेश्चन से जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो बेंजीन और टॉलिन इसका सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है इसका, बेंजीन और टॉलिन। तो ये राउल्ट के नियम से संबंधित, यानी विलियन वाला चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के से, जो प्रवक्ता की हम बात कर रहे हैं उसमें आपका विलियन चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अलावा इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म की हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपके राउल्ट्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ, और जो आपके आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में जो अवनमन होता है उसके बारे में आ गया। तो ये सारी डिटेल इसी से रिलेटेड है, यानी विलियन चैप्टर से। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से गैसों के गतिज सिद्धांत का कौन सा प्रतिपादन गलत है? तो गैसों का जो गतिज सिद्धांत है उनसे रिलेटेड है। तो इसमें अगर आप देखो, किसी भी विशिष्ट समय पर गैस के विभिन्न कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है, कण एक दूसरे के प्रत्यास्थ तरीके से टकराते हैं, संघट्ट के समय छोड़कर गैसों के कण के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, और गैसों का निर्माण करने वाले कण यादृच्छिक और नियंत्रित गति करते रहते हैं। तो कौन सा प्रतिपादन इसमें गलत है? तो ये इसका जो लगभग आंसर जो सही बन रहा है वो है आपका, किसी भी विशिष्ट समय पर गैस के विभिन्न कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि किसी भी समय पर, क्योंकि हर गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है आपके कणों की वो अलग अलग होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही चैप्टर है टिंडल प्रभाव वाला। इसके बाद बात करते हैं एक आदर्श गैस एक एटीएम के स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध 10 डेकामीटर क्यूब आयतन से 30 डेकामीटर क्यूब आयतन तक प्रसारित होती है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो जूल में है कैलकुलेशन आपने करना है इसमें। तो ये आपने जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपकी न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड है। तो ये भी आपका वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस और आपके जितने भी आपने रुद्रोष्म प्रक्रम और जितने भी समतापी प्रक्रम हैं, इन प्रक्रमों के अध्ययन से वर्क डन वगैरह निकालना सीखा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राउनी गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ब्राउनी गति, आकार जितना बड़ा और श्यानता जितनी कम होगी तो गति
उतनी ही तेज होगी। यह कणों के आकार और विलयन की श्यानता पर निर्भर करता है। ब्राउनी गति कोलाइड की प्रकृति से स्वतंत्र होती है। आकार जितना छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, गति उतनी ही तेज होगी। तो इसका जो इनकरेक्ट आंसर है, नीचे तो आपके लगभग तीनों ही सही लग रहे हैं, पहला ऑप्शन जो है वो आपका गलत लग रहा है इसमें। तो आकार जितना बड़ा और श्यानता जितनी कम होगी, गति उतनी ही तेज होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है। ये आपको मालूम है कि ये जो आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, ये भी आपका कक्षा 11 में है जो कि आपका केमिस्ट्री में है, उसके बारे में आपके ये एनर्जी के बारे में है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये होती है 931.5 AMeV या MEV, क्योंकि आप देखो इसकी जो यूनिट है, यूनिट से ही क्लियर हो रहा है कि 931.5 MeV ये मान होता है प्रति न्यूक्लियन एनर्जी का। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो घटकों की जो संख्या है इसमें 3 घटक है इसमें मेनली। एक है NH4Cl, दूसरा इसमें NH3 और तीसरा इसमें आपका H2। तो 3 मेन घटक है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है 70 का बी ऑप्शन इज करेक्ट कि इसमें 3 घटक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CONH3 पॉजिटिव, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें CO आपका सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 यानी लिगेंड है, जिसमें 6 लिगेंड आपके जुड़े हैं और जो काउंटर आयन है आपका इसमें +3 है। तो इसके लिए EAN की गणना करनी। EAN रूल होता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि EAN रूल क्या होता है। तो उसके फॉर्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो ऑप्शन है हमारे, पहला है 24, दूसरा है 35 और तीसरा है 34 और लास्ट है D यानी 36। तो इसमें जो EN की गणना हम करेंगे, तो EN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी EN बराबर होता है आपका Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो Z है वो है आपका 27, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी 6 इंटू 0 0 +3 यानी +3 आना है। तो इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। फिर प्लस आएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं होते, तो इसमें 6 लिगेंड जुड़े हैं तो ये आ जाएगा। तो ये 6 दूनी 12 ही हो गया और 27 में से 3 हम माइनस कर लेंगे। तो 27 में से 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। 24 और 12 अगर जुड़ता है तो ये आ जाएगा 36। तो जो EN रूल है आपका, जो EN नंबर आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा इसमें 36। तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट आंसर। D आपका सही आंसर है 36। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल इन्हीं 6-7 क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसलिए चैनल पे बने रहिए, और आपको मैं यूपी वाला जो PGT का पेपर है उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि उसमें क्वेश्चनों का नेचर कैसा है और आपको भी प्रिपरेशन करने में थोड़ा सहायता मिलेगी। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पेपर का थोड़ा पैटर्न पता चल सके। थैंक यू, और लाइक का बटन और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।